जिसको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है बॉडी, ठीक है। अच्छा, और उनके जो मासेस हैं वो कितने हैं, m1 m2 till mn, यहाँ तक है। सिचुएटेड एट डिस्टेंसेज r1 r2 r3 till rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, r1 r2 r3 till rn, यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं एज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ऑल द n पार्टिकल्स इज सेम, सो देयर लीनियर वेलोसिटीज आर। सभी की जो वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो सभी पार्टिकल्स की सेम क्यों होगी। हमने ये कहा कि एक बुक है या एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को पकड़कर हमने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं तो उस फुटबॉल में जितने भी पार्टिकल्स से मिलकर वो फुटबॉल बनी है, हमने वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनका सबका मास मान लिया, एक का m1 है, एक का m2 है, एक का m3, एक का mn, ऐसे इनके मासेस है सबके। उन सबको हमने घुमाना शुरू करा तो वो सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से तो घूमेंगे। ये थोड़ी है कि एक तेज वेलोसिटी से घूम रहा है और एक कम वेलोसिटी से घूम रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी इसीलिए तो बोल रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या, रेडियन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास फुटबॉल है, वो फुटबॉल जो है वो एक स्फीयर है, तो वो इतना घूमा तो हर एक पार्टिकल उतना ही एंगल आगे घूम गया एक सेकंड के अंदर। तो रेडियन पर सेकंड ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी सारे पार्टिकल्स की। तो हमने ये कहा कि फिर उनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होंगी, क्यों, क्योंकि सबके डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = r × ओमेगा। तो हमने ये बोला कि अलग अलग पार्टिकल हैं, कोई पार्टिकल रेडियस के नज़दीक है तो r1 छोटा होगा, ठीक है। r1 का क्या मतलब, देखिए हमने कहा कि जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल है और ये उसका सेंटर है, तो मैंने कहा एक ये वाला पार्टिकल है तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक होगा तो r1 छोटा होगा। और ये वाला जो पार्टिकल है, ये मान लो m1 है, ये वाला पार्टिकल मान लो m2 है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2, तो r1 और r2 तो अलग अलग हो गए, लेकिन ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी वो सबकी सेम होगी। तो हम ये कहते हैं v = r ओमेगा होता है। तो सभी पार्टिकल्स की, n के n पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, v1 = r1 ओमेगा, v2 = r2 ओमेगा, v3 = r3 ओमेगा। एंड सिमिलरली जो हमारा Vn है वो क्या हो जाएगा, Rn ओमेगा, ठीक है। अच्छा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1v1² हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² प्लस हाफ m3v3² प्लस डॉट 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 टिल हाफ mn/vn², ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ पर v1 v2 है उनकी सबकी वैल्यू डालते जाएंगे। ये हो जाएगा हाफ m1 v1² का मतलब हो गया r1² ओमेगा², हाफ m2 v2² का मतलब हो गया r2² ओमेगा², हाफ m3 v3² का मतलब हो गया r3² ओमेगा², और ऐसे करते करते हाफ mn/vn² का मतलब हो गया rn² ओमेगा², ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि हाफ और ओमेगा² ये सब में आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। हाफ कॉमन लेकर ब्रैकेट के पहले लिख लिया, और ओमेगा² कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाद लिख लेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन लेने के बाद आप ब्रैकेट के पहले लिखो या बाद में लिखो, ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो अभी आप समझ जाएंगे। ये हो गया m1r1² प्लस m2r2²
प्लस m3r3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते लास्ट में mn स्क्वायर, और सभी में से ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया है, तो उस ओमेगा स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कहेंगे इसको, हाफ ब्रैकेट में सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m mn rn स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो m1 r1 स्क्वायर, आई की वैल्यू अगर 2 है, और ये सिग्मा का मतलब है समेशन यानी कि एडिशन, तो m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, और करते करते mn rn स्क्वायर तक हम पहुँचेंगे। लास्ट में ओमेगा स्क्वायर है, ये जो पूरा है ना, ये मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इन सब का सम, इसी को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये रिलेशन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी की जगह वी के लीनियर वेलोसिटी, उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई यानी कि ओमेगा आ गई, तो ओमेगा का स्क्वायर कर दिया, और जो मास है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। बस इस तरह ये याद रखने का तरीका याद रख लीजिए, लीनियर वेलोसिटी की जगह वी की जगह क्या आ गया, ओमेगा, तो मास की जगह आ जाएगा आई। बस ऐसे करके याद रख लीजिए, डेरिवेशन इसका ही है छोटा सा। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 33 पर, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई। ये तो पता ही है कि अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो ये तो हाफ आई के बराबर होगा, इसमें कुछ नहीं। अगला देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये देखिए, ये स्पेशली मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि ये करना है। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same as with the actual distribution of mass. It is denoted by a. रेडियस ऑफ गायरेशन ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी में, जैसे मान लीजिए एक मास m1 है यहाँ पर, एक मास m2 है यहाँ पर, एक मास m3 यहाँ पर, और एक मास m4 यहाँ पर। तो हमने क्या करा कि हमने इन अलग अलग जो कायदे से, जो एक्चुअली जो मास जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि कहीं पर m1 है, कहीं पर m2 है, कहीं पर m3 है, m4 है, तो जिस तरीके से मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो उसकी हेल्प से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, है ना, जो एक्चुअली में मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जैसे यहाँ पर ये एक्चुअली मास डिस्ट्रीब्यूटेड थे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये सब कुछ करके हमने क्या निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया आई। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये कहा कि अब एक काम करते हैं कि जितने भी मासेस हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी मासेस हैं, ये सारे मासेस मान लेते हैं कि किसी एक जगह कंसनट्रेटेड है, किसी एक पॉइंट पर कंसनट्रेटेड है, और उसका फिर कोई एक रेडियस है। मान लीजिए हमने ये कहा कि ये m1 m2 m3 m4 सारे मासेस का सब, मतलब पूरी बॉडी का जो मास है वो यहाँ पर कंसनट्रेटेड है, कैपिटल है इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और उसका मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाला, उसको मैंने बोल दिया कैपिटल R, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसके इक्वल आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। दोबारा बताता हूँ कि वैसे तो मासेस जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमने ये कहा कि मान लो बॉडी का पूरा मास किसी एक कोने में किसी एक कोने में कंसंट्रेटेड है, एक जगह इकट्ठा हो गया। अब बॉडी के अंदर है, बाहर कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि वो जो पूरी बॉडी है उसके मास को, और ये एज्यूम कर लिया गया, ये ना मतलब ये एज्यूम क्वांटिटी है। तो हमने ये कहा कि बॉडी का सारा मास किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, यहाँ सारा मास है। अब उस पॉइंट से जहाँ पर वो मास कंसंट्रेटेड है, वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस निकाल दो, तो वो मेरे लिए आर हो गया। वो जो डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है, वही रेडियस ऑफ गायरेशन है, और वो डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा कि अगर सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और फिर उसका डिस्टेंस आर हमने ले लिया और उसकी हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो दोनों केसेस में, यानी कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाले केस में और इस केस में, दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम आ जाए, तो वो जो आपने आर लिया है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन।
समझ गए? चलिए जी देखिएगा, अब इसमें क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाई के, रेडियस ऑफ गायरेशन इसको कैपिटल आर से ना करके इसको के से, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये कैपिटल आर फिक्स क्वांटिटी है रेडियस ऑफ अर्थ के लिए। हाँ चलिए जी, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो सपोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ m पार्टिकल्स ऑफ मास m, ईच सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस r1 r2 r3 till rn, r1 r2 r3 till rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन AB। तो अब हमने क्या करा कि अब जो हमारे पास जो अलग अलग एक बॉडी जो है, उस बॉडी में जो अलग अलग मासेस है ना, उनको हमने m1 m2 m3 till mn वो ना मानकर हमने कहा कि सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स ले लिए और सबका मास सेम ले लिया, m ऐसे ले लिया। तो टोटल मास कैसे निकाला जाएगा? अगर मान लीजिए m मास के 50 पार्टिकल्स हैं तो टोटल मास कैसे निकाला जाएगा? 50 इंटू m 50m। ऐसे ही m मास के अगर n पार्टिकल्स हैं तो टोटल मास कैसे निकलेगा? m इंटू n। ये करके तो इस बार इन्होंने क्या बोला है, जैसे एक रिजिड बॉडी ले ली तो उसके जो अलग अलग मासेस हैं पार्टिकल्स के, वो m1 m2 m3 m4 दोनों लेकर m यही ले लिया। ठीक, अब देखिए suppose a rigid body consists of n particles of mass m, each situated at distances r1 r2 r3 till rn from the axis of rotation AB। ठीक है, हमने ये ले लिया कि ये जो AB है क्या हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी है m1 m2 m3 और ऐसे करते करते mn यहाँ पर। अब ये जितने भी मासेस हैं ना, इस बार इन सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं सब आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए हैं, यानी कि सबका मास हमने सेम लिया है, m के बराबर लिया है। तो यहाँ से m1 से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस हो गया r1, m2 से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस r2, m3 से डिस्टेंस r3 और इसी तरीके से mn से डिस्टेंस rn, है ना? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कुछ भी ये चीज़ हो सकती है, कोई भी सॉलिड ब्लॉक हो सकता है, ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो अब हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस AB, तो एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना निकलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोल देते हैं? I इज इक्वल टू mr1 स्क्वायर, m1 r1 होता है ना, लेकिन क्या बोलेंगे? mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर प्लस करते करते लास्ट में m rn स्क्वायर, m rn स्क्वायर। अब क्या करिए, सब में m मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में से आपने m ले लिया कॉमन, m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर डॉट 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 फिर rn स्क्वायर। अब क्या करिए, अब एक काम करिए, आपने m तो ले ही लिया कॉमन, अब इसमें n और मल्टीप्लाई कर दो, n मल्टीप्लाई कर दो तो n से डिवाइड भी कर दो, n से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो है कैपिटल I, इसको क्या बोल देंगे? कैपिटल M।
इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल Rn स्क्वायर अपॉन स्मॉल n अपॉन स्मॉल n, ठीक है। वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल m, ठीक है। टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये हो गया हमारे पास टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो हम ये कहेंगे इफ k इज द रेडियस ऑफ वायरेशन अबाउट द एक्सिस AB, if k is the radius of gyration about the axis AB, then I is equal to mk square। और ये जो बना इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। I is equal to mk square, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। फिर इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इक्वेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो मेरे पास m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे रेडियस ऑफ वायरेशन की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा mk स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल Rn स्क्वायर, और अपॉन में m से m कैंसिल आउट हो गया, k कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट, ठीक है। ये समझ गए ये क्या चीज़ है, RMS वैल्यू। RMS वैल्यू जानते हैं, RMS वैल्यू नहीं सुना, इसको लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। देखिए ऐसा होता है कि जब कभी कोई भी क्वांटिटी वेरी हो रही होती है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कब निकाली जाती है, जब हमारे पास कभी भी किसी वेक्टर का एवरेज लेना होता है, तब हमें क्या निकालना होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होती है उसकी। वो कैसे है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास 5 कोई सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स कुछ आए हैं, तो हमसे ये कहा जाए कि भाई आप एवरेज मार्क्स निकाल लीजिए। तो कैसे निकालते हैं कि पहले सब्जेक्ट में मान लो x1 मार्क्स आए, दूसरे में x2 आए, तीसरे में x3, चौथे में x4 और पाँचवें में x5। ये 5 मार्क्स आ गए, पाँचों को ऐड करा, डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये मीन मार्क्स आ गए। मीन का मतलब एवरेज होता है, ये एवरेज आ गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है एक वैल्यू होती है जो वेक्टर्स में निकाली जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, जिसकी खास तौर पर डायरेक्शन भी दे रखी है। तो क्योंकि R1 R2 R3 ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनका अगर एक एवरेज डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। रूट ऑफ मीन, इधर भी ऑफ आएगा और इधर भी ऑफ आएगा। और ऑफ की एक खास बात होती है, हमने कहा कि कोई पेंसिल है ना, तो ये पेंसिल जो है, हमने कहा कि पेंसिल ऑफ वुड है ना, तो वुड की बनी हुई पेंसिल। अगर उसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पेंसिल ऑफ वुड, और हिंदी में क्या बोलेंगे, वुड से बनी हुई पेंसिल। तो पहले वहाँ पर वुड आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मीन ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर का मीन, समझ गए, मीन ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर्स का मीन। और हमने क्या करा, जितने भी डिस्टेंसेस थे क्या थे, R1 R2 R3 R3 R4 Rn तक, ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस थे, एक मिनट वेट करें, हेलो, नहीं है
नहीं नहीं है ही नहीं मेरे पास। ओके, तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, उन सारे डिस्टेंसेस का हमने स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर्स का मीन तो निकाला है। ये सारे स्क्वायर्स को ऐड करके डिवाइड बाई कितने डिस्टेंसेस थे, n डिस्टेंसेस, तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, उनसे डिवाइड कर दिया। तो स्क्वायर्स का क्या आ गया, मीन। और ये मीन ऑफ स्क्वायर जो है, मीन ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर्स का जो मीन आया है इसका रूट ले लो, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस बोलते हैं, समझ गए। ठीक है, किसी भी चीज़ का आगे 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी आपको ना RMS वैल्यू बहुत निकालनी पड़ेगी ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो जो भी चीज़ है जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी वहाँ पर आप एवरेज नहीं निकाल सकते, वहाँ पर आप उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालोगे। ऐसा भी क्यों करते हैं ये भी डिटेल में कभी पढ़ लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी छोड़िए। तो ये वाला एवरेज आपके लिए नया था, रूट मीन स्क्वायर, समझ गए क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो अगला टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, काट दो इसको। अब आप 34, 35, 36 ये हटा दो, कुछ नहीं करना इसमें। पेज नंबर 37 पर आ जाइए, पेज नंबर 37 पर, और जो जो चीज़ें कहता जा रहा हूँ बस पेन से वहाँ पर मार्क करते चले जाना, सिर्फ फॉर्मूले मार्क करने हैं। और मैं डायग्राम बनाकर जो डायग्राम यहाँ दे रखे हैं, डायग्राम में एक बार समझाऊंगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो जरा देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अच्छा, 1 मिनट का टाइम दीजिए, सभी आओ। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको नया आईडी पासवर्ड भेजूंगा अभी 1 मिनट बाद। इसमें कुछ दिक्कत है, नया आईडी पासवर्ड भेजूंगा तो उससे ज्वाइन कर लेना दोबारा। ठीक है, ये मीटिंग एंड होगी, दूसरा भेजूंगा। हाँ, ओके। यहीं से आई थी आवाज़, कैसी आवाज़ थी? हाँ, ऊपर से।
चलिए जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेज नंबर 36 पेज नंबर 37, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। तो थिन सर्कुलर रिंग जो है, एक रिंग जो है, उस रिंग को हम किस किस तरीके से घुमा सकते हैं। हमको इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला करना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कैसे रहे, ठीक है ना। बस इतना, सिर्फ इतना आपको बताऊंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। तो रिंग समझिएगा, रिंग क्या है, रिंग होती है कि बीच में से खोखली है, हॉलो है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है और फिर डी पार्ट है। तो मैं ये आपको चारों केसेस बताऊंगा और चारों के फॉर्मूले, बस डेरिवेशन नहीं। तो ए देखिएगा, ये है और डायग्राम, ये रिंग है, ये रिंग है। आप समझ गए होंगे कि रिंग ऐसे सीधी पूरी मतलब सर्कुलर पैटर्न में रखकर रिंग को इस तरीके से रखा गया है कि मतलब ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ए पार्ट में ये देखिएगा क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो उन्होंने डेरिवेशन छोड़ दिया है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल जरूर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मेरे को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिंग रखी हुई है इस तरीके से, ये रिंग ऐसे रखी हुई है, रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के, इस ये सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट अगर रिंग को ऐसे घुमाया जाए, गोल 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 घुमाया जाए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। इस केस में I इज इक्वल टू mr², ठीक है। ये पहला केस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसका जो प्लेन है एक्सिस रिंग का, उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर। अब बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट देखिएगा, चार अलग अलग केसेस देखेंगे, चारों समझ में आ जाने चाहिए आपको। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में एम आई ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायामीटर, एम आई ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायामीटर। तो ये क्या बना रखा है, ये देखिएगा, रिंग को फिर से इसी तरीके से दिखाया है, ये इसका सेंटर हो गया, एक डायमीटर और ये दूसरा डायमीटर, ये सेंटर ये हो गया। अबाउट एनी डायमीटर का मतलब क्या है कि कुछ कड़ा वड़ा पहने किसी ने, हाँ दिखाओ जरा, देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप इसमें देखिएगा कि इसको हमने ऐसे कर दिया, तो सबसे पहले जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकालना था, सेंटर में है एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके चारों तरफ ये इस तरीके से गोल 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 ये घूमेगा ऐसे। अब क्या है, अब इसको सामने से देखिएगा, अब सोचिए कि यहाँ पर एक इसका डायामीटर है, तो डायामीटर जैसे मैंने अपनी फिंगर को यहाँ पर ऐसे रख दिया, ये जो फिंगर है ये क्या है, डायामीटर की तरह काम कर रही है, ठीक है। इस डायामीटर के अबाउट अब इसको ऐसे 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 घूमना है ना, एक डायामीटर इसका फिक्स कर दिया और डायामीटर के अबाउट इसको ऐसे ऐसे घूमना है। घूम सकता है ना कोई भी चीज़, कोई भी रिंग है वो इस तरीके से घूम सकती है। पहले क्या था, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ये ऐसे 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 गोल गोल घूमेगी, ठीक है। तो पहले वाला केस होता I इज इक्वल टू mr², तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ID, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, मतलब डायामीटर जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ गए। डायामीटर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहेगा, उसके आजू बाजू ये इस तरह से घूमेगा। तो इसको डायामीटर को फिक्स रखा और इसको ऐसे घुमा दिया लट्टू की तरह। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ID, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर ID, इसका फॉर्मूला है हाफ mr², हाफ mr², है ना। R इसका रेडियस है, R इसका रेडियस है, ठीक, और कैपिटल M पूरा जो रिंग है उसका मास, ठीक। सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट के एम आई ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि अब हमने रिंग को ऐसे रख दिया, अब सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं और इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है।
अब जब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो अब आप समझिए कि ये जो है टेंजेंट, यहाँ इस पर एक टेंजेंट है, ठीक है, रिंग है, तो रिंग के इस तरफ एक टेंजेंट है। अब टेंजेंट फिक्स है और रिंग ऐसे 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 टेंजेंट के अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो अब रिंग जो है वो रिंग का काम नहीं कर रही, वो एक बॉडी है, वो एक बॉडी है। टेंजेंट यहाँ पर एक फिक्स कर दिया और रिंग ने ऐसे ऐसे घूमना शुरू करा, मतलब टेंजेंट फिक्स है, टेंजेंट के अबाउट ऐसे 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 घूम, समझ गए? ये टेंजेंट फिक्स है और ये रिंग ऐसे 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 घूमती चली गई, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो आई टी इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। आई टी इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। इन्होंने वैसे कुछ सोचा ही होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ा चेंज करने वाले हो, अगले साल करेंगे। हाँ, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। दो थ्योरम्स थी, एक पैरेलल एक्सिस की और एक परपेंडिकुलर एक्सिस की। हाँ, दो बोर्ड्स होंगे, सेमेस्टर सिस्टम कर देंगे। बड़ा फायदा हो जाएगा। नहीं, आपके लिए नहीं होगा। जब भी कोई भी चीज़ एप्लीकेबल होगी तो वो अगले साल को अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल 2024 है, शायद तब करें, या हो सकता है 2025 में करें। 25 लास्ट डेडलाइन दी थी। मेरे को मेजर चेंज है वो ये पता है कि 10th का और 12th का वो जो है दो बार बोर्ड करेंगे, मतलब साल में 2 बार होगा। तो ठीक है, सर हाफ ऑफ फ्लेवर्स आधे सेम। आपने कभी देखा है स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों में डिफरेंस देखा है आपने? बहुत ज़्यादा। कॉलेज के बच्चे ज़्यादा बाहर होते हैं। एग्जैक्टली। कॉलेज के जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चों को आपने ना रिलैक्स मोड में देखा होगा कि ऐसा नहीं लगता कि आफत में रहते हैं। और 11th-12th के बच्चों को देखोगे चेहरे से डिप्रेशन दिखाई देता है, भाई परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। बात मत कर भाई, बात मत कर। बच्चों का जो है बच्चे वैसे। हाँ, वो तो है ही। अगर किसी ने ठान रखा है कि भाई मेरे को कुछ ऊंचा करना है लाइफ में, तो उसको टेंशन रहेगी ना। और आपने सुना भी होगा, पेरेंट्स भी कहते होंगे भाई 1-2 साल की टेंशन है, फिर आराम ही आना, सुना होगा। तो वो वही चीज़ है। और कॉलेज में क्या है, अब मुझे जो लगता है, और जो शायद जो मतलब जो भी है CBSE की या जो भी एजुकेशन वगैरह का जो डिपार्टमेंट है पूरा, उन्होंने जो भी सोचा होगा शायद यही सोचा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम करा जाए। क्योंकि मैं तो यही देखता आ रहा हूँ लगभग जब से अकल आई। ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, इसमें ज़्यादा हुआ ना कि 2 बोर्ड से एग्जाम में। ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। और अगर मान लो आपको एक मौका मिल गया है ना, टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट दोनों में अंतर तो समझते हो, है ना। तो टेस्ट मैच में चांसेस होते हैं ना कि चल भाई इस वाली इनिंग में नहीं तो अगली वाली इनिंग में कुछ सुधार सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक बार आपका बोर्ड ख़राब हो गया, आधा सिलेबस वाला बोर्ड ख़राब हो गया, तो अगले वाले को सुधार सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्क्स किसी एक के कंसिडर करे जाएंगे, बेस्ट ऑफ 1, ये भी है, बेस्ट ऑफ 1 कंसिडर करा जाएगा। तो अगर सिलेबस आधा हो गया, आधा सिलेबस पढ़ ले, दूसरे वाले पढ़ लेंगे। अगर पहले में अच्छा कर लिया तो दूसरे में मत पढ़ो। दूसरे वाले तो मजे करो। नहीं कर सकते, अरे नहीं कर सकते मजे। पता है क्या है? क्योंकि जिसने पहले भी मेहनत कर ली, इसका मतलब उसको आदत पड़ गई है मेहनत करने की, और फिर जब रिजल्ट उसका अच्छा आएगा उसका और मन करेगा कि अगले में और अच्छा करें, ठीक है। तो चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे होते हैं जी, कुछ बच्चे होते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट देखो, MI ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब क्या है? MI ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अब क्या है? पहले जो टेंजेंट था वो ये वाला टेंजेंट था, फिर रिंग ऐसा रखा हुआ है और ये टेंजेंट है और रिंग ने ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है। अब क्या है? अब रिंग ना ऐसे रखी हुई है, अब रिंग ऐसे रखी हुई है और अब ऐसे टेंजेंट है। तो अब रिंग इस तरीके से घूमेगी, ऐसे 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 घूमेगी, इस ये टेंजेंट फिक्स करके, ठीक है। तो इसमें ये इस तरीके से, तो आई टी डैश इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर। आई टी डैश इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो ये 4 पार्ट्स हो गए इसके। उसके बाद वाले में रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट वाले में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरे वाले में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कोई भी एक डायमीटर के अबाउट, ठीक है।
तीसरे वाले में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट के अबाउट लेकिन रिंग ऐसे रखा रहेगा और रिंग इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और ऐसे 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 इस तरीके से घूमेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी टेंजेंट है लेकिन पहले रिंग इस तरीके से रखा हुआ था, अब रिंग इस तरीके से रखा हुआ है, अब ऐसे ऐसे घूमेगा ये, ठीक है जी। चलो जी ये पकड़ो। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम डिस्क की, ठीक है। तो रिंग में और डिस्क में अंतर क्या है कि डिस्क क्या होती है, सॉलिड होती है, मतलब रिंग तो बीच में से खोखला होता है लेकिन डिस्क बीच में से खोखली नहीं होती, सॉलिड होती है पूरी। तो एमआई ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो पहले वाला केस डिस्क का, तो ये वाला जो था, ये जो चारों केसेस हमने देखे थे, ये किसके देखे थे, रिंग के, ठीक है। अब जो चारों केसेस हम देखेंगे वो देखेंगे डिस्क के। रिंग और डिस्क में बेसिक अंतर कि भाई डिस्क सॉलिड होती है, रिंग हॉलो होती है, बीच में से खोखला होता है। ये हमारा डिस्क हो गया। अब देखिएगा, तो अब यहाँ पर सेंटर में से एक्सेस ऑफ रोटेशन जा रही है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमने एक और भी अंदर कुछ बनाकर दिखा रखा है डायग्राम में, वो क्या है, वो डेरिवेशन के लिए दिखा रखा है कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, फिर उसको इंटीग्रेट करके हमने डिराइव करा था, तो वो नहीं करना है यहाँ पर, हमको फॉर्मूला करना है। तो आप समझ गए होंगे कि अब जो डिस्क है, अब डिस्क पूरी गोल ऐसे सामने ना रखकर इस तरीके की रखी हुई है और उसके सेंट्रल जो पॉइंट है, जो सेंटर है, उससे एक लाइन जा रही है। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। पी पार्ट, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, रट लेना, ठीक है। तो जैसे इसके लाइन से रट लेना कि भाई पहले सेंटर से होता है, फिर डायमीटर के अबाउट होता है, फिर टेंजेंट जब है बिल्कुल सीधी डिस्क, अब डिस्क को हमने ऐसे कर दिया रिंग को, सॉरी, और तो उसके टेंजेंट के अबाउट टू एम आर स्क्वायर लाइन से रट लेना है। तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। फिर है एम आई ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर से कोई डिस्क बना दी, चाहे ये वाला डायमीटर ले लो चाहे ये वाला डायमीटर ले लो, मतलब डायमीटर फिक्स करके उसको बीच में ऐसे ऐसे घुमाना। तो आई डी इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, आई डी। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन मतलब ऐसे, आई टी इज इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अब डिस्क को ऐसे ना रखकर डिस्क को ऐसे कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आई टी डैश इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ए बी सी डी ये हो गया। उसके बाद देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। तो पेज नंबर 42 पर है, ये मिटा रहा हूँ इधर से, ठीक। तो 4 फॉर्मूले इसके डिस्क के, 4 फॉर्मूले रिंग के, ये याद करने हैं। हाँ हाँ न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं करा, मैं बता दूंगा आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, तो थिन यूनिफॉर्म रॉड, अब रॉड की बात करते हैं तो रॉड के भी 2 केसेस लेंगे। पहला एक केस ये है कि रॉड इस तरह से रखी हुई है, रॉड इस तरह से रखी हुई है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रॉड के एग्जैक्ट सेंटर से गुजर रहा है, इस तरह से, ठीक है। सेंटर को फिक्स करके और रॉड को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। तो याद रहे पेज नंबर 42 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L एंड मास m फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस y डैश थ्रू इट्स सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L एंड मास m फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस y डैश। तो एक्सिस कौन सी ली हमने, ये वाली y डैश, y डैश passing through its center O and perpendicular to its length, उसकी लेंथ पर परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी वो। ठीक है जी। अगला देखिएगा MI ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड। इसका मतलब क्या है, ये A पार्ट था इसका और ये B पार्ट देखिए, B पार्ट में क्या है कि ये तो रॉड है, ठीक है, और रॉड का एक कोना फिक्स कर दिया, एक कोना फिक्स कर दिया और रॉड को ऐसे 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 घुमाया। पहले क्या था, सेंटर पर फिक्स कर दिया और सेंटर पर से इस तरीके से घूमेगी। अब एक कोना फिक्स कर दिया तो ऐसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आता है ml स्क्वायर बाई 3। I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, एक टेबल बनाकर याद कर लेना, ये 6 फॉर्मूले हो गए। ठीक, उसके बाद आइए पेज नंबर 44 पर, MI ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक हॉलो सिलेंडर का, अगर खोखला सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सिलेंडर तो एक केस लेंगे हॉलो सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये एक्सिस है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, r क्या है यहाँ पर, ये हमारा डिस्टेंस, इसका रेडियस है। दूसरा देखिए MI ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब क्या है, अब हमारे पास हॉलो सिलेंडर था, बीच में से खोखला जैसे कि पाइप होता है ना। अब है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जैसे कि रिमोट में डालने वाली जो बैटरी होती है ना, तो वो सॉलिड सिलेंडर हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हाफ mr स्क्वायर। सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ mr स्क्वायर। एक केस और देखिए फिर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, मतलब अब अगर सिलेंडर को हॉरिजॉन्टली कैसे रख दिया जाए, अब यहाँ से बीच में से एक एक्सिस ले ली जाए और अब इसको घुमाया जाए, आधे आधे में घुमाया जाए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा वो देखिएगा। I is equal to m और ब्रैकेट में r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस l स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अब ये समझ लीजिएगा कि भाई इस केस में r क्या है, ये इसका रेडियस r है और l क्या है, इस सिलेंडर की टोटल लेंथ जो है वो है। ठीक है, तो ये तीसरा केस हुआ। उसके बाद देखिए सिलेंडर के 3 केसेस हो गए, हॉलो सिलेंडर, mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर, हाफ mr स्क्वायर, और एक सिलेंडर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, बीच में से एक पॉइंट निकाल लिया गया हॉरिजॉन्टल रख के, उसको ऐसे घुमा दिया गया सॉलिड। उसके बाद 48 देखिएगा, 48 पेज नंबर पर, MI ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर 2/5 mr स्क्वायर। स्फीयर का about diameter 2/5 mr स्क्वायर हो गया। उसके बाद MI ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, स्फीयर का टेंजेंट, समझ गए भाई, स्फीयर ऐसे रखा हुआ है
और स्फीयर का एक टेंजेंट हमने बना दिया। अब आप ये थोड़ी कहेंगे इसको स्फीयर को ऐसे करो, इस तरीके से करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्फीयर तो बॉल है ना, उस बॉल को आप कितना भी घुमाते चले जाओ वो टेंजेंट एक जैसा ही होगा उसका। जैसे डिस्क है तो डिस्क को सामने से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देगा, और ऐसे देखेंगे तो एक कर्व सा घूमते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको प्लेन रखना और प्लेन के परपेंडिकुलर रखना, दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और जो स्फीयर है, स्फीयर में फ़र्क नहीं आएगा, वो तो बॉल है, घुमाते रहो आप, वो तो घूमती रहेगी, कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। तो उसका एक ही केस आएगा जो ये वाला है टेंजेंट वाला, अबाउट एनी टेंजेंट, ये हो जाएगा 7/5 mr², ठीक है जी। तो 3 फॉर्मूले सिलेंडर के, 4 फॉर्मूले रिंग के, 4 फॉर्मूले डिस्क के, 4 4 8, 2 फॉर्मूले रॉड के 10, 3 इसके सिलेंडर के 13 और 2 स्फीयर के 15। तो ये 15 फॉर्मूले टेबल बनाकर रट्टा मार लेना है। डेरिवेशन सबका हट चुका है, पहले सोच लीजिए आप, ये लगभग 10-12 पेज जो है ये सारे आपको करने पड़ते हैं। अभी सिर्फ फॉर्मूले करने हैं, और उसके बाद जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे और ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसके अबाउट पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो निकालने में आसानी रहेगी। ऐसे ही रट लिया ना अंधों की तरह तो फिर मतलब फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मैं करवा दूंगा, बस एक ही जरा सा बच रहा है, रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ सर इनर्शिया आज एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगा इसको। अरे इसको खुद भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। नंबर आने से लगे तब से चल रहा है ग्रेविटेशन भी करना है। हाँ जी, बोलिए। सर वो ग्रेविटेशन में क्या क्या करना है? हाँ, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ओके ओके।